गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब कोई सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, इसका हम लोगों ने पूरा कैलकुलेशन किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो लेक्चर तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में ही हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं पर डे नीट और आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन में पर डे देता रहता हूं, तो वहां से आप लोग जाकर के उसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो पर डे आप लोग एक एक दो दो क्वेश्चन वहां से लगाते रहिए। यहाँ पर मैं बोर्ड लेवल के साथ साथ नीट और जेई लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, यहां से आप लोग करते रहिए, तभी आप लोगों की तैयारी हो सकती है, तभी आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ओके, आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोगों का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। मींस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में निकाला था, लेकिन आज हम लोग निकालेंगे कि सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। चलिए हम लोग इसको करते हैं। इसको करने से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में बायो-सेवर्ट्स लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है आप लोग वैसे जानते हो, अगर नहीं भी जानते हो, वैसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के देख सकते हो। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, किस कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, उसके एक स्मॉल एलिमेंट डीएल, उसके एक स्मॉल एलिमेंट डीएल के कारण इससे थीटा एंगल पर और आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। और अगर इसका वेक्टर फॉर्म में देखें, यहां पर वेक्टर फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम देखें तो ये हो जाता है डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये होता है। और यहां से मतलब डी बी की डायरेक्शन जो है वो डी एल क्रॉस आर के ही डायरेक्शन में होगी। मतलब जो डी बी की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ डी बी इज परपेंडिकुलर टू डीएल, मतलब डीबी डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और डीबी परपेंडिकुलर होगा किसके, आर के भी परपेंडिकुलर होगा। डीबी डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और आर के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप ये होता है। और एन कैप की डायरेक्शन ए बी के भी परपेंडिकुलर होती है और बी के भी परपेंडिकुलर होती है। क्लियर। अब हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही देख चुके थे, इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इसका यहाँ पर यूज होने वाला है। चलिए अब हम लोग एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप बनाते हैं। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ये है सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। इसके सेंटर पर, इसका सेंटर ये है O, और इस सेंटर, इसकी रेडियस, जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है उसकी रेडियस मान लीजिए कितना है, R, इसकी रेडियस R। और इसके एक्सिस पर इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहां पर है P, और इस P पॉइंट पर ही हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सर्कुलर जो लूप रखा हुआ है, ये सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है। आप लोग इसको इमेजिन करिए कि ये जो लूप है वो इस तरीके से ये लूप रखा हुआ है, इस तरीके से ये लूप रखा हुआ है, और इस लूप में करंट फ्लो हो रही है। ये जो लूप रखा हुआ है इस लूप में करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो हो रही है मींस करंट की डायरेक्शन मैं यहां पर दिखा देता हूं। करंट की डायरेक्शन कुछ ये, करंट की डायरेक्शन ये, यहां पर करंट की डायरेक्शन कुछ ये, यहां पर, यहां पर।
मतलब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। मैं इसको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा और आपको 100% समझ में आएगा, बस सिर्फ ध्यान से आप लोग इसको समझते रहिए। इमेजिन कीजिए, ये जो सर्कुलर लूप है वो सर्कुलर लूप इस तरीके से रखा गया है, इस तरीके से सर्कुलर लूप है, और इस सर्कुलर लूप का बीच में सेंटर है, और सेंटर से हमें कुछ एक्स डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब यहाँ सर्कुलर लूप जो है, सर्कुलर लूप में जो करंट फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पर करंट ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पर अगर करंट की डायरेक्शन देखें तो करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये, मतलब ये इधर 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 इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है। ये समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इतना टाइम दिया। अब हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो पूरे वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक अगर स्मॉल लेंथ डीएल ले ले तो उस स्मॉल लेंथ के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो एक स्मॉल एलिमेंट डीएल कंसीडर कीजिए, एक स्मॉल एलिमेंट डीएल हमने कंसीडर किया, और डीएल की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की ही डायरेक्शन में लेते हैं। डीएल की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा करंट की डायरेक्शन में लेते हैं। अब ये डीएल डायग्राम में 2D है, हमें 3D सोचना है। ये डीएल की डायरेक्शन हमने दिखाया तो इधर है, लेकिन एक्चुअल कहाँ है, हमने क्या बताया, जो कॉइल है वो कॉइल पर टॉप पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की नहीं करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से ये लूप है, और इसके टॉप पर करंट की डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इस तरीके से करंट ऐसे ही फ्लो हो रही है। तो टॉप पर अगर देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन ये है, अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। करंट की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ। तो डीएल की भी डायरेक्शन इस तरीके से ये लूप है, इस तरीके से ये लूप है, तो इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन में, मींस करंट की डायरेक्शन ये है, मतलब डीएल की डायरेक्शन ये है, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ किसकी डायरेक्शन है, डीएल की डायरेक्शन है। और अगर जब ये परपेंडिकुलर अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन है, ये आर दूरी पर ये पॉइंट होता है, कहां से डिस्टेंस कहां से लेते हैं, डीएल से लेते हैं। तो यहां से ये डिस्टेंस भी ले लीजिए, यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस मान लीजिए कितना है, आर है। ये डीएल है, डीएल है परपेंडिकुलर अंदर की ओर, और ये आर है। इस आर को इस तरीके से कट ना कराइए, यहां से इस तरीके से लीजिए, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है। मान लीजिए कि ये इससे थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब यहां पर देखिए डीएल और आर के बीच का एंगल देखिए, हमने क्या किया, ये था सर्किल, ऊपर हमने डीएल कट किया, डीएल की डायरेक्शन परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, इस तरीके से परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है डीएल की डायरेक्शन। आर को हमने क्या किया, ये जो सर्कुलर लूप था, ये जो सर्कुलर लूप था, इस सर्कुलर लूप का आर पॉइंट पी कहां है, पॉइंट पी यहां है, पॉइंट पी जो है वो पॉइंट पी यहां है, और हमें डीएल से इसको ज्वाइन कर दिया, डीएल से पी पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, डी से पीएल को ज्वाइन कर दिया गया, डी से पीएल को ज्वाइन कर दिया गया, तो आर की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। डीएल और आर ये एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर, डीएल परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, और ये क्या है, आर इस डायरेक्शन में। तो डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है, डीएल और आर के बीच का एंगल क्या है, डीएल अंदर की तरफ, आर इस डायरेक्शन में, तो डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है, साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री है। डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो डीएल और आर के बीच का इस तरीके से एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो डीएल और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर जो थीटा होता है, थीटा क्या होता है, डीएल और आर के बीच का एंगल, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू तो कितनी हो गई, 90 डिग्री। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि थीटा जो यहाँ पर यूज होने वाला है थीटा, वो कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि डीएल और आर के बीच की डिस्टेंस कितना एंगल है, 90 डिग्री। ओके, अब ऐसे ही अब यहां पर है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैसे सबसे सिंपल मैं बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जानने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, मान लीजिए मैं इस तरीके से बता रहा हूं, समझ लीजिए क्वेश्चन से अलग।
इस तरीके से सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है इस तरीके से, और इसके ये सेंटर है और ये एक्सिस है, ये एक्सिस है। इस एक्सिस पर यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम बता रहे हैं। तो ये इस तरीके से लूप है और इसकी ये बीच में एक्सिस है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैंने बताया है। चारों उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में फोल्ड कीजिए, चारों उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में फोल्ड करिए, अंगूठा अपने आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। तो इस तरीके से ये घूम रही है, तो इसी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में चारों उंगलियों को फोल्ड कीजिए, और जब करंट की डायरेक्शन में चारों उंगलियों को फोल्ड करेंगे तो अंगूठा अपनी तरफ को इंडिकेट करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। यहां भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी, यहां भी और इधर भी। मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहे कॉइल के इधर देखें चाहे इधर देखें, सेम डायरेक्शन में होती है। अगर हम इसके डायरेक्शन पलट देंगे, अगर इसकी हम डायरेक्शन पलट देंगे, इस तरीके से हम कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से अगर हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से हो जाए कि इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, तो हम क्या करेंगे, चारों उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में टर्न करेंगे, तो अंगूठा इधर इंडिकेट करने लगेगा। मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर? मतलब सिर्फ चारों फिंगर को करंट की डायरेक्शन में टर्न करना है, कर्ल करना है, अंगूठा अपने आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर यहां पर हम देखें, ओवरव्यू लें ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो चारों उंगलियों को हम इस तरीके से टर्न करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की इस तरफ डायरेक्शन आना चाहिए। ये इसको रिमूव कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए। अच्छा चलिए दूसरे रूल से हम लोग देखते हैं। दूसरा रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो, चारों उंगलियों को कर्ल करो, चारों उंगलियों को जब कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। किसकी डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आप देखिए यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट डायरेक्टली अंदर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन क्या है, कॉइल इस तरीके से है, करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ हमने ये अंगूठा को अंदर की तरफ रखा। अब चारों उंगलियों को यहां पर ले आकर के पी पॉइंट पर अगर हम कर्ल करेंगे, तो पी पॉइंट पर कर्ल करेंगे तो वो कर्ल इस तरीके से होगा, कर्ल इस तरीके से होगा, कर्ल इस तरीके से हो रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है यहां पर, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, डीबी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी डीबी। इस डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इतनी होगी डीबी। अब ये डीबी जो है यहां से ये परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये परपेंडिकुलर क्यों होगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो डीबी है वो डीबी आर के परपेंडिकुलर होता है। बहुत सिंपल है, डीबी आर के परपेंडिकुलर होता है, ये डीबी आर के परपेंडिकुलर होता है, ये है आर, ये है आर, ये डीबी आर के परपेंडिकुलर होता है, डीबी आर के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है डीबी आर के भी परपेंडिकुलर होता है और डीबी डीएल के भी परपेंडिकुलर होता है। अब हम इमेजिन भी करा देते हैं, डीबी डीएल के भी परपेंडिकुलर है और डीबी आर के भी परपेंडिकुलर है। यहां पर तीन चीजें हैं, एक सेकंड, एक मार्कर हम और ले लेते हैं। यहां पर देखिए तीन मार्कर हम लिए हैं। यहां पर करंट की डायरेक्शन देखिए, करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ, एग्जैक्ट अंदर की तरफ। करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ, आर की डायरेक्शन इस तरीके से, आर की डायरेक्शन पी पॉइंट की तरफ इंडिकेट करता हुआ इस तरीके से, इस तरीके से। इस मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। अब आप लोग देखिए ये तीन के तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये तीन के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बिल्कुल भाई, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये आर और ये डीबी, आर और डीबी, ये डीबी और ये आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और ये डीबी इसके भी तो परपेंडिकुलर है, इसके भी, ये डीएल है, डीएल की डायरेक्शन अंदर की तरफ, इस डीएल के भी तो परपेंडिकुलर है, डीएल के भी परपेंडिकुलर है इस तरीके से, डीएल अंदर की तरफ, ये आर और ये
ये आप लोग समझ गए हो। इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम परपेंडिकुलर है। ये डी बी आर के भी परपेंडिकुलर है, डी एल के भी परपेंडिकुलर है। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, मुझे मालूम है। ठीक है, इतना आप लोगों का हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट और ले लेते हैं। इस तरीके से हम डीएल 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 कट करते करते हम पूरे उसका कर लेंगे। एक डीएल के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम देख लेते हैं, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक डीएल और ले लीजिए, एक डीएल हमने और ले लिया, एक डीएल, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, इसलिए डीएल हो गया। अब इस डीएल को भी डायरेक्शन में अगर हमें देखना होगा तो इस डीएल की डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से ये लूप है, तो नीचे करंट की डायरेक्शन ये है, मतलब आउटवर्ड बाहर की तरफ ये है। और इस डीएल को हमें पी पॉइंट से जोड़ना है। ये डीएल है बाहर की तरफ और इसको पी पॉइंट से इस तरीके से जोड़ देना है। तो डीएल और ये आर, डीएल और आर ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यहां से इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये आर होगा और ये भी डीएल भी और आर भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 90 डिग्री। ऊपर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अब ये भी थीटा, सॉरी 90, ये थीटा, ये थीटा होगा। क्लियर? तो अब यहां पर देखिए, ये भी थीटा, ये भी थीटा, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, इसके कारण भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, यहां पर करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ, ये चारों उंगलियां पी पॉइंट की ओर इंडिकेट कर रही हैं। उसके बाद इसको कर्ल करेंगे तो ऊपर की तरफ कर्ल होगी, ऊपर की तरफ कर्ल होगी, मतलब यहां पर डीबी, इस डीएल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। यहां पर जो डीबी होगी वो डीबी कुछ इस तरीके से, डीबी की डायरेक्शन। ओके, अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर एक इस तरीके से वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस बना लेते हैं, वर्टिकल एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने वर्टिकल एक्सिस बना लिया। अब यहां पर एंगल का थोड़ा सा वो करना है, ये वर्टिकल ही है, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस। अब आप लोग देखिए एक चीज, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, बहुत ध्यान से हमें समझना है। ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये कितना होगा, ये क्या 90 माइनस, भाई ये यहां से यहां तक 90 है, ये यहां से यहां तक 90 है, ये 90 है, और ये भी थीटा, ये भी थीटा, 2 थीटा निकल गया, तो ये कितना बचा, ये बचा 90 माइनस 2 थीटा, ये 90 माइनस 2 थीटा बचा। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये लाइन क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाली लाइन और ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी तो परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा 90 होगा। और इस 90 में से हमें निकालना है कि ये वाला एंगल कितना होगा, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। एक सेकंड के लिए अभी रिमूव कर देंगे, मान लीजिए कि ये एंगल कितना है, x है, मान लीजिए ये एंगल x है, तो ये पूरे 90 में से ये थीटा और ये 90 माइनस 2 थीटा अगर माइनस कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी, यही तो होगा, मीन्स पूरा, या इसको 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 तीनों को ऐड कर ले तो 90 आ जाना चाहिए। चलिए हम लोग कर लेते हैं, ये थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस 2 थीटा प्लस x इक्वल टू कितना है, 90 है। अब अगर देखें तो ये 90 और ये 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से x इक्वल टू आ जाएगा, 2 थीटा इधर जाएगा तो प्लस का 2 थीटा, ये थीटा इधर जाएगा तो ये इधर माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ गया, थीटा, मतलब ये जो है ये एंगल आ गया थीटा। और जब ये वाला एंगल थीटा आ गया तो सिमिलरली ये एंगल भी थीटा आ जाएगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इस डीबी को यहाँ थीटा है तो दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। इस डीबी को जब हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट ये वाला होगा, ये हो जाएगा डीबी कॉस थीटा, ये डीबी कॉस थीटा, और इधर की तरफ एक आ जाएगा, इधर की तरफ एक आ जाएगा, वो हो जाएगा डीबी साइन थीटा। ओके, ऐसे ही इस dB का भी दो कंपोनेंट होगा, इस dB का भी दो कंपोनेंट होगा, एक तो इधर आ जाएगा क्या, dB cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा,
कौन सा, dB sin थीटा, dB sin थीटा, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट। अब अगर बहुत ध्यान से देखिए तो एक dB cos थीटा परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, एक dB sin थीटा परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। और जब दोनों की वैल्यू भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। अब जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यही, और उसकी वैल्यू भी यही होगी। क्लियर? तो उसकी वैल्यू भी और ये भी, दो का दोनों यही होगा। मतलब अब हमारा अगर बी नेट अगर देखें तो वो कितना है, dB sin थीटा, एक dl के कारण, इंटीग्रेशन ऑफ dB sin थीटा। अब यहां पर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि dB sin थीटा क्या हो जाएगा, 2dB sin थीटा, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल। तो आप लोग अगर लेना चाहते हो 2dB sin थीटा तब भी सही है, और अगर आप लोग dB sin थीटा लेना चाहते हो तब भी सही है। अब दोनों ही सही है, क्यों सही है, अब ये भी देख लीजिए। अब यहां पर dB sin थीटा 2dB sin थीटा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर एक एलिमेंट यहां लिया गया है, एक एलिमेंट यहां पर लिया गया है, इसलिए आया 2dB sin थीटा। अगर एक एलिमेंट ही हम लेते तो हम क्या होता, सिर्फ dB sin थीटा आता। तो अगर हम 2dB sin थीटा ले रहे हैं, यहां dB लिए तो यहां अपने आप आ जाएगा 2dB sin थीटा, क्योंकि दो गुना हो गया। यहां पर लेंगे तो यहां वाला अपने आप आ जाएगा, क्योंकि 2dB sin थीटा। यहां लेंगे तो यहां वाला आ जाएगा, 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 यहां लेंगे तो यहां वाला आ जाएगा। मीन्स अब अगर हम यहाँ पर 2dB sin थीटा ले रहे हैं, अगर हम B net इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2dB sin थीटा ले रहे हैं, 2dB sin थीटा ले रहे हैं, तो हमें हाफ सर्किल के लिए, सिर्फ आधे सर्किल के लिए, क्योंकि आधा सर्किल ये लेंगे, आधा अपने आप कवर हो जाएगा, क्योंकि 2dB sin थीटा लिए हैं। तो हाफ सर्किल के लिए अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तब ये ले लीजिए। अगर पूरे सर्किल के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो तो हमें सिर्फ एक एलिमेंट लेना होगा, dB sin थीटा, फुल सर्किल। तो आप चाहे जो ले लीजिए, दोनों सेम होगा। और dB की वैल्यू क्या होगी, dB की वैल्यू यहां पर ये लिखी हुई है। dB की वैल्यू क्या होती है, μ0/4 I dl sin थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी। क्लियर? बस यही इतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर इतना आप लोगों ने समझ लिया है तो इसके मतलब आगे का पार्ट बहुत आसान है। हम इसको रिमूव कर दें, रिमूव कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग फुल सर्किल वाला ले रहे हैं, इसी को लेकर के इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। ओके, तो यहां से बी नेट हमारा आया इंटीग्रेशन ऑफ dB sin थीटा, और बी नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB की वैल्यू हम लोग जानते हैं, dB इक्वल टू होता है μ0/4 पाई I dl sin 90 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस। dB की वैल्यू रख दीजिए तो μ0/4 पाई I dl sin 91 हो गया डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये तो हो गया dB की वैल्यू, बचा क्या, sin थीटा, ये sin थीटा है। अब B नेट हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ μ0/4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। sin थीटा की भी वैल्यू रख दीजिए। अगर यहां से हम लोग निकालें तो sin थीटा, ये वाला एंगल है थीटा, sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, r, और हाइपोटेन्यूज कितना है, स्मॉल r। sin थीटा इक्वल टू कैपिटल R डिवाइडेड बाई स्मॉल r। तो sin थीटा के स्थान पर हम कैपिटल R अपॉन स्मॉल r लिख सकते हैं। ओके, अब B नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो कांस्टेंट हो उसे बाहर निकाल लीजिए। μ0 कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, इनटू I, पूरे में करंट I फ्लो हो रही है, I चेंज नहीं हो रही, I है कांस्टेंट। ये कैपिटल R, इसकी जो रेडियस है कैपिटल R, ये भी कांस्टेंट है, बटे R स्क्वायर और R, ये क्या हो जाएगा, R क्यूब भी तो कांस्टेंट है, R क्यूब भी तो कांस्टेंट है। इसको भी इमेजिन करना है, थोड़ा सा इमेजिन करना है। सर्कुलर लूप इस तरीके से है, पॉइंट यहां है, इस तरीके से सर्कुलर लूप है,
इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, 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 इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। अगर इस तरीके से सर्कुलर लूप इमेजिन कीजिए, इस तरीके से सर्कुलर लूप है, ऊपर से भी ज्वाइंट, इधर से भी ज्वाइंट, इधर से भी ज्वाइंट, इधर से भी ज्वाइंट, तो सारी डिस्टेंस क्या होंगी? बराबर। कोण को इमेजिन कीजिए, जैसे कोण होता है, ये कोण होता है इस तरीके से, और जो ये कोण होता है इस तरीके से, वो यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, ये भी, ये भी, ये भी डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस क्या होती है? बराबर। भाई ये तो एक सिंपल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा होता है ना, सारी ये साइड्स मतलब सारी डिस्टेंस इक्वल होती है। मतलब आर चाहे यहां ज्वाइन करें या यहां से या यहां से या यहां से, कहीं से भी आर को ज्वाइन करेंगे तो आर सेम होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। तो आर क्यूब भी, ये आर चेंज नहीं होगा, तो ये भी बाहर ले लीजिए। बचा क्या अंदर? अंदर सिर्फ डीएल बचा। अब डीएल 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 करिए, तो ये डीएल डीएल करते हुए अगर हम चलेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, पूरे का अगर इंटीग्रेशन हम कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर के बराबर आ जाएगा। भाई किसके बराबर आ जाएगा? डीएल 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 सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसकी परिधि के बराबर हो जाएगा, पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा, और पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। यही चीज अगर आप हाफ सर्किल लेकर के चल रहे होते तो यहां पर सिर्फ आधा सर्किल का पेरीमीटर रखते, मतलब सिर्फ पाई आर रखते, 2 ना रखते। और यहां पर रखेंगे पूरे सर्किल के लिए ले रहे हैं तो पूरे सर्किल के लिए ले लीजिए 2 पाई आर। अगले स्टेप में डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल के स्थान पर 2 पाई आर रख दीजिए। ओके, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर। क्लियर? अब यहां से अगर देखिए तो 1 पाई से 1 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये 2 आ जाएगा। अब हमारा बी नेट आ क्या जाएगा? बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट आई आर इंटू आर, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर क्यूब, इतना आ जाएगा। लेकिन यहां पर हमें कैपिटल आर तो पता है, ये स्मॉल आर की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, ये स्मॉल आर कितना है ये हमें नहीं पता है। कैपिटल आर हमें पता है, एक्स पता है, हमें सेंटर से कितनी दूरी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ये हमें गिवन होगा, इसकी रेडियस हमें गिवन होगी, जो रिंग है उसकी रेडियस कितनी है, तो हमें स्मॉल आर पता करना पड़ेगा। स्मॉल आर पता करने के लिए बहुत ही सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही आप अप्लाई करेंगे 1 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना है? ये दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है? एक्स का स्क्वायर। ये तो ये r इज इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये r की वैल्यू उठा करके यहां पर रख दीजिए, तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और स्मॉल r के स्थान पर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर? बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन अगर इस कॉइल में n अगर 1 टर्न्स है तो यही हो गया। अगर ये इसमें n टर्न्स हैं, फॉर n टर्न्स, अगर इसमें n टर्न्स हैं तो क्या होगा? बी नेट हमारा n टर्न्स हो जाएगा। बी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर इंटू n हो जाएगा, अपान नीचे जैसे है वैसे ही रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा क्लियर? ये इतना मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ जाएगा कहां पर? एक्सिस पर। इतना समझ गए? इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से नोट कीजिए। मैं बगल हो जा रहा हूं, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद मैं इसको रिमूव करके इसके आगे भी इसके लिए जो ग्राफ होता है वो ग्राफ भी मैं बता देता हूं। जल्दी से नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिए। नोट हो गया? 1 2 3 4 5। चलिए रिमूव करता हूं, इसको रिमूव कर दूं? नहीं, चलिए इधर का भी रिमूव कर रहा हूं। इसमें हम लोग 2 केस ले लेते हैं।
एट सेंटर मींस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, और एट इनफाइनाइट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ये दो केस ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो सेंटर पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां पर निकालना होगा, अगर इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये यक्स की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। बिल्कुल, सेंटर पर निकालना है तो यक्स की वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा। और जब यक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो बी नेट आएगा कितना, बी नेट हमारा क्या हो जाएगा, यक्स की वैल्यू जीरो रख दीजिए। अब यहां पर मैं कर रहा हूं, चलिए मैं लिख ही देता हूं, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस यक्स तो रहेगा ही नहीं, ये तो जीरो हो गया, और जब ये जीरो हो गया तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, और आर स्क्वायर ऊपर है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई आर, ये। और यही तो हमारा ओरिजिनल फार्मूला होता है। कल इसी का तो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। कोई सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है और उस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर। क्लियर। इनफाइनाइट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो हम लोग देखते हैं। इनफाइनाइट पर मैग्नेटिक फील्ड, इनफाइनाइट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मतलब इससे बहुत दूरी पर निकालना है। मतलब यक्स की वैल्यू क्या हो, कहां ट्रेंड्स करेगी, इनफाइनाइट पर ट्रेंड्स करेगी। तो बी की वैल्यू कितनी होगी, जब यक्स की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे, जब ये इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड कर दे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, नीचे इनफाइनाइट हो गया। मतलब किसी भी चीज को जब इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब डी जो है वो टेंड्स करेगा जीरो की तरफ। क्लियर। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब यहां पर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड और एक्स के बीच। ये है एक्स, ये है मैग्नेटिक फील्ड बी। अब यहां पर अगर देखो, अगर सेंटर पर देखें, इसको हम अगर मान लें कि सेंटर है, ये अगर सेंटर है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी मैक्सिमम है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी है। और सेंटर से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी और इनफाइनाइट पर जाने पर क्या होगी, जीरो होगी। मतलब और यही प्रोसेस दोनों तरफ अगर माइनस इनफाइनाइट में भी आएंगे, जैसे इधर डिक्रीज करेगी मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही इसके एक्सिस पर इधर भी डिक्रीज करेगी। तो अगर इसका ग्राफ हम बनाएं, इसका ग्राफ हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, जीरो ना करिएगा क्योंकि जीरो कहां पर होगी, इनफाइनाइट पर होगा। तो जीरो कहीं पर नहीं करना है, मतलब इससे टच नहीं कराना है। और यहां बीच में, सबसे बीच में क्या होगा, हाईएस्ट होगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा। और सेम ऐसा ही ग्राफ, ये अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही तब ये ग्राफ आ गया, अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो अगर आप लोग बनाना चाहो तो इस तरीके से नीचे भी बना सकते हो इसका ग्राफ। क्लियर। इस तरीके से भी ग्राफ बना सकते हो। ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू सेंटर पर है, यहां पर b इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर, और यहां पर x टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो b टेंडिंग टू जीरो होगा। और सेम वही प्रोसेस इधर होगी। क्लियर। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्लियर। तो इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो कैसी बनती है, इसको भी देखते हैं। ये है सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड सबकी सब इस डायरेक्शन। अब यहां पर जो बीच में होगा
बीच में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। कहां पर? सेंटर। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। सेंटर से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से। यहाँ पर भी आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से होती हैं सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस डायरेक्शन में होंगी और इधर से ये निकल रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अब इसको देख करके हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बीच के इस यहां पर इस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के सरफेस, ये जो कॉइल है इस कॉइल के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के, ये जो कॉइल रखी हुई है इस कॉइल के सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। नंबर एक चीज ये बोल सकते हैं। दूसरी चीज ये बोल सकते हैं कि कॉइल के नजदीक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती हैं, मींस एक क्लोज्ड पाथ बनाती हैं। इस तरीके से ये क्लोज्ड पाथ बनाती हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती हैं। तीसरी चीज हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इनके बीच में है, कॉइल के सेंटर के आसपास की जो एरिया है, कॉइल के सेंटर के पास में जो रीजन है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगभग यूनिफॉर्म होती है। मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर, यहाँ पर सेंटर के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के लगभग पैरेलल होती हैं और वहां पर यूनिफॉर्मली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होती है। क्लियर? तो आप लोग इसको भी बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगर यहां से एक चीज और हम देख सकते हैं, यहां से और देख सकते हैं कि एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और निकल करके इस तरीके से क्लोज पाथ बना रही हैं। यही तो बार मैग्नेट में भी होता है। इस तरीके से जब कोई बार मैग्नेट होता है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ जाती हैं और इसके अंदर इस तरीके से होती हैं, इसके अंदर इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से इसके अंदर इस डायरेक्शन में होती हैं। और सेम वही प्रोसेस तो यहाँ भी हो रही है। सेम वही प्रोसेस, नॉर्थ से निकल रही है साउथ की तरफ जा रही है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और साउथ की तरफ आ रही हैं। मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला ये साइड नॉर्थ पोल की तरीके से बिहेव करेगा और ये साउथ पोल की तरीके से बिहेव करेगा। मींस जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है वो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एक बार मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है। अगर उसमें सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में करंट फ्लो हो रहा है तो एक बार मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल। ठीक है, आप लोग जल्दी से इसे नोट कीजिए। हाँ, कैमरे में सब कुछ सही चल रहा है, इसको नोट कर लिए। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? रिमूव कर दूं? ओके, 1 2 3 4। अब हम लोग एक बहुत सुंदर सा न्यूमेरिकल्स देखते हैं। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। चल, दो कॉइल हैं, करंट कैरिंग कॉइल। इस तरीके से एक ये कॉइल है, एक कॉइल ये। दोनों को थोड़ा डिस्टेंस पर बनाते हैं, थोड़ा नजदीक हो गया है।
एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये, दो कॉइल है और ये दोनों कॉइल एक ही एक्सिस पर रखे गए, एक ही एक्सिस पर है, कोएक्सियल है और इन दोनों की जो रेडियस है वो r है। दोनों की रेडियस क्या है? r है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2r है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2r है और इसमें I करंट फ्लो हो रही है सेम डायरेक्शन में, इसमें भी I करंट फ्लो हो रही है। दोनों में सेम डायरेक्शन में सेम करंट फ्लो हो रही है। क्लियर? इस तरीके से एक कॉइल यहां है, एक कॉइल यहां है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, सेम शेप के हैं, मींस सेम रेडियस है और उनके बीच की डिस्टेंस 2r है। इनके मिड पॉइंट पर, यहां पर O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना है। फाइंड B at point O, at point O। B की डायरेक्शन भी बताना है, मैग्नीट्यूड भी बताना है, कहां पर? O पॉइंट पर। इसका ऑप्शन भी मैं दे देता हूं, आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन इसका है A B C D। फर्स्ट ऑप्शन है म्यू नॉट एन, इसमें n टर्म्स हैं, इसमें भी n टर्म्स हैं, इसमें भी n टर्म्स हैं। म्यू नॉट एन आई अपॉन 2√2 इंटू r। दूसरा ऑप्शन है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई r इंटू 2√2। थर्ड ऑप्शन है म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 ये। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, पॉज करके वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद ट्राई करिए। और जब मैं कहूं कि आप लोग खुद से ट्राई कीजिए तो एक्चुअल में आप लोग ट्राई कीजिए। टाइम लगेगा लेकिन आप लोग ट्राई कीजिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है? ठीक है, चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, बता रहा हूं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें देखना है। तो डायरेक्शन देखने के लिए मैंने अभी बता दिया है कि चारों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए चारों उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो, अंगूठा अपने आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। तो ये है करंट, इस तरीके से कॉइल है, करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, हम उसी डायरेक्शन में अपनी अंगुलियों को कर्ल कर रहे हैं। तो ये अंगूठा हमारी तरफ को इंडिकेट कर रहा है, मतलब इधर की तरफ करंट फ्लो होगी। मींस यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर की डायरेक्शन में होगी और इसके कारण होगी। अच्छा, इसकी रेडियस r है, करंट I है, नंबर ऑफ टर्न्स n है और ये डिस्टेंस r है और ये भी डिस्टेंस क्या है? r है। तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, इसके कारण जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगी उसके इसके भी कारण मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही यहां होगी। भाई कोई भी कॉइल है, उसके चाहे हम इधर r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड देखें, चाहे इस कॉइल के इधर r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड देखें, दोनों सेम होगी। तो इस कॉइल के हम इधर चाहे देखें, चाहे इस कॉइल के इधर देखें, दोनों के कारण सेम होगी। इस कॉइल के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B है। इस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो इस कॉइल के कारण r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मतलब ये मैग्नीट्यूड तो B होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? हमारा ये भी कॉइल में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो चारों उंगलियों को हम करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और मैंने अभी बताया कि कोई भी कॉइल है, उस कॉइल में अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहे इधर देखें चाहे इधर देखें, दोनों डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में होता है। इधर ही दोनों तरफ सेम डायरेक्शन में होता है। अगर करंट की डायरेक्शन की अपोजिट कर देंगे, अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे तो दोनों साइड में करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ओके, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण भी इधर की तरफ ही होगा, मींस इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या होगी? इधर ही होगी। और कितनी होगी? B होगी। तो इसके कारण भी B और इसके कारण भी B, मतलब दोनों के कारण हमारा B नेट कितना होगा? B नेट एट पॉइंट O इक्वल टू B प्लस B, मतलब कितना आएगा? 2B आएगा। क्लियर? तो ये 2B आ गया, तो B नेट कितना आ जाएगा? 2B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू हमारी होती है म्यू नॉट n I
इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r² प्लस यक्स स्क्वायर। यक्स की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है r है, तो ये r² की पावर 3/2। ये यहां से ये 2 और ये 2 दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा b नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट ni इंटू r² डिवाइडेड बाई 2r² की पावर 3/2। ये इतना, तो b नेट इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा, यहां से अगर इस 2 को हम कर दें √2 तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर और ये अंडर रूट, मतलब यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर। चलिए हम ये लिख ही देते हैं, म्यू नॉट ni r² डिवाइडेड बाई √2 इंटू आर का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्यूब, तो b नेट इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट ni r² बटे √2 का क्यूब, तो √2 तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 2√2 इंटू आर का क्यूब। अब यहाँ r² और यहाँ r³ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा b नेट इक्वल टू म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाई 2√2r। ये आ जाएगा हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। क्लियर? तो आप लोग जल्दी से इसे नोट कीजिए, हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग ऐसे ही और स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा नीट, ये वाला क्वेश्चन हमारा जो है वो नीट 2001 में आया हुआ क्वेश्चन। क्लियर? तो आप लोग इसको कीजिए, फिर हम लोग एक IIT में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से कीजिए, नोट कर लिया आप लोगों ने, रिमूव कर दें 1 2 3 4 5। चलिए अब एक क्वेश्चन IIT में आया हुआ क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन IIT वगैरह में पूछे जाते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप बहुत बड़े क्वेश्चन बहुत ही आसानी में चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पर एक कॉइल है, ये कॉइल है, इस कॉइल में इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, इस तरीके से करंट इसमें फ्लो, इस तरीके से। इसकी जो रेडियस है वो r है, इसमें I करंट फ्लो हो रही है, यहां से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और यहां से इसके परपेंडिकुलर x डिस्टेंस पर ही एक कॉइल और रखी गई है, एक कॉइल इस तरीके से और रखी गई है। इस तरीके से एक कॉइल और रखी गई है और इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, इसमें भी करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है। इसकी भी रेडियस r है और इसकी भी रेडियस r है, ये भी डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस x है। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। फाइंड B एट पॉइंट O, और डायरेक्शन भी बताना है। मैग्नेटिक फील्ड और एरो लगा हुआ है, मींस हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, बहुत आसानी से लग जाएगा। ट्राई कीजिए जल्दी से, बताएं हम। चलिए हम बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी ये भी पहले हम देख लेते हैं। इसके कारण इसका भी रेडियस r है, करंट I है, डिस्टेंस x है, तो इस कॉइल के कारण x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कितनी है, B है। और इस कॉइल में भी करंट I है, रेडियस r ही है, डिस्टेंस ये वाली x ही है। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण यहां पर जनरेट होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण भी यहां पर जनरेट होगी। क्लियर? दोनों के कारण सेम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और जब सेम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम होगी, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। अब वही डायरेक्शन हमें देखना है। यहां पर देखिए, इस कॉइल के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी,
यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो हम चारों उंगलियों को इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे और थंब हमारा करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा। तो इस तरीके से हमने कर्ल किया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मींस यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो भी होगा, लेकिन डायरेक्शन, यहां पर करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो हम इस डायरेक्शन में अपने चारों उंगलियों को कर्ल करेंगे। इस डायरेक्शन में जो अपने चारों उंगलियों को कर्ल करेंगे, तो अंगूठा क्या है, ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और अगर यहां पर देखो तो ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। और हम लोग जानते हैं जब दो वेक्टर, इक्वल वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर अगर अप्लाइड हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, इनका रिजल्टेंट इनके बिल्कुल बीचों बीच में, मींस यहां से भी 45 और ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, और उसकी वैल्यू होती है √2b। अगर आप लोग निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, दो वेक्टर है, एक बी एक दूसरे से 90 डिग्री पर अप्लाइड है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर मतलब ई नेट क्या होगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा, मतलब b² + 2a के स्थान पर भी b के स्थान पर भी b इंटू cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये इतना पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा b² + b² मतलब √2b², मतलब √2b। हमारा b नेट की वैल्यू कितनी आ गई, √2b। b नेट क्या आ गया, √2b, इतना आया। अब b की वैल्यू, एक चाहे इसके कारण या इसके कारण b की वैल्यू निकाल लो। हम लोग b की वैल्यू जानते हैं, स्क्वायर के कारण x डिस्टेंस पर b की वैल्यू कितनी होती है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, μ0 I इंटू r² 2 r² + x² की पावर 3/2। ये, और जो इसके ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था वो ये था, इस 2 को √2 इंटू √2 कर दो और एक √2 को कैंसिल आउट कर दो, ये μ0 I इंटू r² √2 r² + x² की पावर 3/2। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। और इसकी अगर डायरेक्शन देखें तो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री, या हम कहें वर्टिकल से 45 डिग्री पर होगा। जो बी नेट है, बी नेट उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से भी 45 डिग्री और वर्टिकल से भी 45 डिग्री, क्षैतिज से भी 45 डिग्री पर और ऊर्ध्वाधर से भी 45 डिग्री पर ही होगा। क्लियर? तो आप लोग इसको भी नोट कीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग को मैं दे देता हूं, उसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, नोट कीजिए। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर को कमेंट कीजिए। ओके, देखता हूं कि कितने लोग इस क्वेश्चन को लगा पाते हैं। ओके, और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, क्योंकि इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं। आप लोगों का भी कर्तव्य है कि आप लोग अपने दोस्तों को इस चैनल को बताएं। और यहाँ पर मैं बोर्ड लेवल के साथ साथ नीट और IIT लेवल के भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।